बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज़। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो चार्ल्स लॉ को स्टडी करने वाले हैं। चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन को देखेंगे और चार्ल्स लॉ के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को तो लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए, बगैर टाइम वेस्ट किए, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में 2-4 कमेंट्स कीजिए, हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और दोस्तों को भी कहें, रिश्तेदारों को भी, हर शख्स को जो है वो रोक के कहें कि भी इनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़ें, हमारे कुछ हम आपको अच्छी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करें। देखें ना, अब जिस तरह ये बोर्ड लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि आपको प्रोजेक्टर पे समझाया जाए और एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे समझाया जाए और हमारा भी सिस्टम वास्ट हो जाए और आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग हो जाए। तो दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ ही हैं। जैसे ही आप जो है वो हमें प्रमोट करेंगे, हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे और इंशाल्लाह आपको वो जो क्रीम है वो प्रोवाइड करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और टॉपिक इज़ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को किसने प्रेजेंट किया था, किसने पेश किया था? चार्ल्स लॉ को पेश किया था साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है जे चार्ल्स। ये एक थिंकर था, एक इन्वेंटर था और ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस था। ठीक है, तो जे चार्ल्स ने हमें ये बताया था कि भी जब आप किसी गैस को अंडर कंसिडरेशन लेते हैं तो उस वक्त जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूमेटिक चेंज क्या क्या आ सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या जिस तरह से आप टेम्परेचर को कम करेंगे उसके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा गैस के। और आप प्रेशर को उस टाइम के कांस्टेंट रखेंगे। जाहिर बात है, जैसे आपने पिछली वीडियो लेक्चर्स में सुना ही होगा मेरा लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया था कि भी बॉयल्स लॉ जो है वो क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट क्या, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करवाई थी और उसकी डेरिवेशन भी करवाई थी। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ये सामने जो है वो आइकन आ रहा है, आप उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो पहले जाके वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप ये वीडियो भी लाजमी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल जो है ना शीशे की तरह साफ सुथरे और क्लियर हो। तो हमारे पास सबसे पहले चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये देख लेते हैं। जे चार्ल्स ने कहा वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब वो कह रहे हैं कि जितना भी आप गैस का वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम वी, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जब हमने बॉयल्स लॉ स्टडी किया था तो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। अब हम चार्ल्स लॉ स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। अब देखें ज़रा, आप खुद अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वॉल्यूम का हमने चेंज लाना है, आप इस चीज़ को नोट करें कि जब आप पानी को उबालते हैं, या अगर मिसाल के तौर पे चाय की अगर मिसाल ले ली जाए, जैसे ही चाय को उबाला जो है वो आता है, चाय उबलनी शुरू होती है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होने की कोशिश करता है, वो बर्तन से निकल के बाहर गिर जाती, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होने की कोशिश हो रही होती। क्यों? क्योंकि नीचे फ्लेम का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो चुका होता है फ्लेम की वजह से, उस लिक्विड का या उस गैस का, जिस भी चीज़ का। मैं इस यहाँ पर लिक्विड की एग्जांपल प्रॉपर जो है वो फॉर्मली इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ वो लिक्विड्स पे अप्लाई नहीं होते, इनके ऊपर आपने बिल्कुल रिलाय नहीं करना। जैसे ये गैसेस पे अप्लाई होते हैं वैसे ये लिक्विड्स पे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा गलत है। ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ गैसेस के लॉ हैं। तो जब हम गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम उसको टेम्परेचर देते हैं। जब टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और बर्तन के साथ भी टकराते हैं। अब यहाँ पर मैंने अगर 2 बर्तन लिए हैं, यहाँ पर 2 कंटेनर लिए हैं या 2 सिलेंडर आप कंसिडर कर लें, तो एक सिलेंडर में टेम्परेचर T1 है, दूसरे में टेम्परेचर T2 है। अब इसके ऊपर ये एक मूविंग पिस्टन लगा जिसको कहते हैं फ्रिक्शन लेस पिस्टन, ठीक है ना। अब इनकी तरफ भी मैं आता हूँ, पहले सबसे पहले इसकी डेरिवेशन को देख लें। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो V इज़ इक्वल टू K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो K को अगर अलहदा करना चाहें तो K इज़ इक्वल टू
v यहाँ पर ही रहेगा, t इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v बाय t। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, v ओवर t इज इक्वल टू k। ठीक है, अब k हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, यानी कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यानी प्रेशर को आप कांस्टेंट रखें तो जितना भी वॉल्यूम होगा, जितना भी टेम्परेचर होगा, आप उसकी कोई रेशो ले लें, आप उसकी जो रेशो लेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो k है। ठीक है, तो अब इन एक्सपेरिमेंट में दो सिलेंडर्स की तरफ आ जाते हैं। एक सिलेंडर जो है ये है, इसका टेम्परेचर T1 है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। ये एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा है, यानी कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये खुद ब खुद पिस्टन जो है गैस के प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ता जाएगा ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये T2 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पहले टेम्परेचर कम था फिर उसके बाद ज़्यादा हो गया। अब वॉल्यूम क्या है, पहले 50 डिग्री वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 यहाँ पर क्या है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ है। अब देखो ज़रा इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को नज़र में लाओ, इसको कंसिडर करो कि वॉल्यूम अगर बड़ा है 50 से 62 सेंटीमीटर क्यूब हुआ है वॉल्यूम, तो फिर टेम्परेचर भी डेफिनेटली चेंज हुआ ही होगा ना। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो टेम्परेचर हमने क्या किया था, 25 से हमने 100 कर दिया था, जिसकी वजह से वॉल्यूम 50 से 62.5 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो गया। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अगर हम इसको इन वैल्यूज़ को लिखना चाहें तो V1 हमारे पास क्या है, v जो है इस इक्वेशन को अगर लिखा जाए V1 ओवर T1 इज इक्वल टू k, और अगर V2 ओवर T2 इज इक्वल टू k, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूँ, V1 इज इक्वल टू V2 ओवर T1 ओवर T2। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ का जो फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये है, ये ही इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्ड करने की फुल कोशिश करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस टॉपिक में कुछ कमी रह गई है। अगर तो कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ आप ढूंढ के मुझे बताएं कि भाई सर आपने ये चीज़ जो है इस टॉपिक में कवर नहीं की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना आपके नाम के साथ जो है उस टॉपिक पे अनाउंस की जाएगी और बनाई जाएगी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक मैं रिक्वेस्ट करके जाऊंगा आपसे, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपलोड्स रेगुलर ताकि आप वैसे यहाँ पर एक कैमरा तुम्हारी तरफ भी होना चाहिए।